युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यूरोप में कई महिलाओं को जर्मन सैनिकों के साथ संबंध रखने के कारण दंडित किया गया। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इटली जैसे देशों में उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उनका सिर मुंडाया गया, पीटा गया और समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया। विश्वासघात के आरोपों के साथ उनके दंड में यह भेद नहीं किया गया कि उन्होंने प्रेम, आवश्यकता या दबाव के तहत कार्य किया था। यह अस्वीकृति केवल उन तक सीमित नहीं रही। इन संबंधों से जन्मे उनके बच्चों को दुश्मन की संतानें कहकर निशाना बनाया गया। नॉर्वे जैसे देशों में यह विचार फैलाया गया कि उनमें मानसिक दुर्बलताएं हैं और इस भेदभाव को उचित ठहराने के लिए उन्हें छद्म वैज्ञानिक अध्ययनों का शिकार बनाया गया। कई बच्चों को गोद दे दिया गया, संस्थानों में रखा गया या अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे जीवित रह सकें। युद्धोत्तर प्रतिशोध इतनी क्रूरता के साथ इन महिलाओं और उनके बच्चों पर क्यों उतरा? दुश्मन की महिलाओं का अपमान, न्याय या क्रूरता? महिला शरीर को राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना दिया गया। ऐसा क्षेत्र जहां दुश्मन ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अमानवीय कृत्यों के जरिए अपनी शक्ति और मर्दानगी का प्रदर्शन किया। इन प्रथाओं में महिलाओं का सिर मुंडवाना एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता था। यह उनकी स्त्रीत्व की लूट और उनके शरीरों के अधिग्रहण का एक तरीका था। यह दंड केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि सार्वजनिक अपमान भी था। युद्ध के एक दृश्य में बदली गई इन महिलाओं की छवियां एक ऐसे कैनवास की तरह बन गईं जहां विजेता अपनी जीत का संदेश छोड़ता था। पुरुषों के लिए इस प्रथा का एक दोहरा उद्देश्य था, अपने लोगों के सामने जीत को प्रदर्शित करना और दूसरे पक्ष की पराजय को चिह्नित करना। संकट के समय जीवित रहने की आवश्यकता ने कई महिलाओं के निर्णयों को आकार दिया। कुछ ने अत्यधिक अभाव के दौर में लाभ प्राप्त करने के लिए कब्जे वाली सेनाओं की उपस्थिति का लाभ उठाया। जहां कुछ ने जीविका चलाने के लिए ऐसा किया, वहीं कुछ विचारधारात्मक रूप से नाजी शासन के साथ जुड़ गईं, चाहे वह राजनीतिक विश्वास के कारण हो या सत्ता की इच्छा से। कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें अपने पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के कारण अकेले रह जाने पर आक्रमणकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने परिवार को पालने के लिए वेश्यावृत्ति तक करनी पड़ी। फ्रांस में जिन महिलाओं पर जर्मन सैनिकों से संबंध होने का आरोप लगा, उन्हें क्षैतिज सहयोग का दोषी ठहराया गया, एक शब्द जिसका उपयोग सेना के कब्जे वाले सदस्यों के साथ भावनात्मक या यौन संबंधों का वर्णन करने के लिए किया गया था। दुश्मन के साथ इस प्रकार के संबंध को विश्वासघात माना जाता था, क्योंकि इसे राष्ट्रीय पहचान को नाजी शासन के पक्ष में त्यागने के रूप में देखा जाता था। इतिहासकारों ने इस प्रकार के सहयोग के कई रूपों को प्रलेखित किया है। जर्मनों से लगातार मिलना जुलना, उन्हें कोई सेवा देना, उनके साथ भोजन करना या सिर्फ उनके साथ चलते हुए देखे जाना भी एक महिला को विश्वासघाती घोषित करने के लिए काफी था। सहयोग के आरोप में महिलाओं को दंडित करने की यह प्रवृत्ति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी फैल गई। विशेष रूप से वर्ष 1943 से 1945 के बीच, जब मित्र देशों की सेनाएं कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर रही थीं। हालांकि सजा देने के विभिन्न तरीके अपनाए गए, लेकिन सिर मुंडवाना सबसे अधिक दिखाई देने वाला और बारंबार किया जाने वाला रूप था। अनुमान है कि लगभग 20,000 फ्रांसीसी महिलाओं को इस अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन केवल उनके बाल ही नहीं काटे गए, बल्कि कभी कभी उन्हें नग्न करके सार्वजनिक चौकों में ले जाया गया, जहां उन्हें उपहास और दुर्व्यवहार का शिकार बनाया गया। भीड़ की उपस्थिति इस प्रकार के दंड में एक अहम भूमिका निभाती थी। इसका उद्देश्य शर्म को बढ़ाना और लगाए गए सबक को और अधिक दृढ़ बनाना था। सिर मुंडवाने के अलावा कुछ मामलों में उनके शरीर पर नाजी प्रतीकों या जर्मनों की वेश्या जैसी वाक्यांशों को अंकित किया जाता था। इन कार्यों का उद्देश्य आरोपितों की किसी भी गरिमा को नष्ट करना और इस विचार को मजबूत करना था कि उनके शरीर एक अक्षम्य विश्वासघात के लिए जिम्मेदार थे। शरीर को अब पवित्र नहीं माना जाता, जिससे मुंडित महिला अपनी स्त्री पहचान को छिपा नहीं सकती। जो यातना वह सहती है, वह उसके आंतरिक नैतिक पतन की कुरूपता को दर्शाती है। सहयोगी महिलाओं को दंडित करने की जड़ें किसी लिखित नियम का उल्लंघन नहीं,
बल्कि समाज द्वारा साझा किए गए मूल्यों के अपमान में निहित हैं। सिर मुंडवाने की यह क्रिया प्राचीन परंपराओं से जुड़ी है और राजनीतिक व सैन्य संकटों के समय बार बार प्रयुक्त होती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दंड को उन अनेक देशों में लागू किया गया जो जर्मन कब्जे में रहे थे। नॉर्मंडी में मित्र सेनाओं के उतरने के बाद यह प्रथा फ्रांस और इटली में फैली और बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, युगोस्लाविया, पोलैंड और स्लोवाकिया में दोहराई गई। मुंडित महिलाओं की तस्वीरें उस युग की दृश्य गवाही बन गईं। फ्रांस में इस दंड की सबसे प्रतिनिधि छवि थी सिमोन टूज, जिसकी तस्वीर फोटो पत्रकार रॉबर्ट कापा ने 16 अगस्त 1944 को ली थी। इस फोटो में वह युवती मुंडे सिर और माथे पर बनी हुई एक स्वस्तिक के साथ दिखाई देती है, एक शत्रुतापूर्ण भीड़ से घिरी हुई, अपनी गोद में अपने बच्चे को थामे हुए, जो एक जर्मन सैनिक के साथ उसके संबंध का परिणाम था। यह छवि अमेरिकी पत्रिका लाइफ में प्रकाशित हुई और बाद में कई अन्य माध्यमों में भी दोहराई गई। कब्जे की अवधि के दौरान टूज ने जर्मनों के लिए काम कर रही एक दुभाषिया कार्यालय में काम किया और वह नाजी विचारधारा से सहानुभूति रखने वाली एक पार्टी की समर्थक थी। हालांकि उसका सबसे बड़ा अपराध एक जर्मन सैनिक एरिक गोथ से प्रेम करना था, जिससे उसकी एक बेटी हुई। वह, जो 32 वर्ष का था, उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन युद्ध ने उन्हें अलग कर दिया। जहां वह पूर्वी मोर्चे पर भेजा गया, वहीं सिमोन को 26 महीनों के लिए जेल में रखा गया। मुंडित महिलाएं एक पुनर्स्थापित मर्दानगी का प्रतीक बन गईं, यह दर्शाते हुए कि युद्ध में पराजित पुरुष अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए। सन 1868 में नारीवाद की अग्रणी कार्यकर्ता एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ने कहा था कि पुरुष तत्व विनाश, युद्ध और लोभ का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में अराजकता और पीड़ा उत्पन्न करता है। यूरोप की मुक्ति एक ऐसा दौर था जो मिले जुले भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ लोग जीत का जश्न मना रहे थे तो कुछ डर और दर्द में थे। सामूहिक उल्लास को सुदृढ़ करने के लिए समाज ने अपना क्रोध उन महिलाओं पर निकाला जिन्होंने जर्मन सैनिकों के साथ संबंध बनाए। प्रतिशोध उन पर उतरा जो युद्ध के दौरान सार्वजनिक रूप से दुश्मनों के प्रति स्नेह दिखाते हुए देखी गई। युद्ध के समय में निजी और राजनीतिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई और प्रेम को विश्वासघात के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि ये अंतरंग मुलाकातें सार्वजनिक नहीं थीं, फिर भी उन्होंने भारी विवाद खड़ा किया। कई महिलाओं के लिए ये संबंध अचानक बने या बस लापरवाही का नतीजा थे। नीदरलैंड्स में उन्हें मोफन माइडेन, बेल्जियम में मोफन ह्यूरेन और फ्रांस में फेम्स अबोश कहा जाता था। सभी शब्दों में गहरी अपमानजनक भावना निहित थी। सार्वजनिक रूप से मुंडा हुआ सिर दिखाना अपमान का प्रतीक बन गया था। इस दंड को लागू करने के लिए सटीक कार्यवाही की आवश्यकता होती थी। कब्जे के समाप्त होने से पहले ये कार्य गुप्त रूप से किए जाते थे, लेकिन मुक्ति के साथ ही आरोपित महिलाओं को जनता के सामने खुले स्थानों पर लाया जाने लगा। इन कार्यों को बड़े सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जाता था, जिससे वे लगभग आधिकारिक लगते थे। हथियारबंद पुरुष घरों में घुसते थे और पीड़ित महिलाओं को बलपूर्वक बाहर निकालते थे। उनका सिर मुंडवाया जाता था। कभी कभी उनके सिर पर नाजी प्रतीक बनाए जाते थे। कुछ मामलों में उन्हें तारकोल और पंखों से ढका जाता था और नग्न अवस्था में सड़कों पर परेड करने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां भीड़ उनका उपहास और अपमान करती थी। कुछ को पीटा गया, पत्थरों से मारा गया और यहां तक कि मार भी डाला गया। यह दंड छोटे गांवों में भी दिया गया, जहां स्थानीय लोग गवाह और सहभागी दोनों बनते थे। इसमें केवल प्रतिरोधी आंदोलन के सदस्य ही नहीं, बल्कि हर आयु के साधारण लोग भी शामिल थे। सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण थी कोको शनेल, जिसकी कहानी नाजी अधिकारियों के साथ उसके संबंध से जुड़ी हुई है। यह प्रसिद्ध डिजाइनर जर्मन एजेंट हांस ग्युंथर फॉन डिंकलागे से करीबी रिश्ता रखती थी, जो पेरिस में जर्मन दूतावास में कार्यरत था और हिटलर का विश्वासी था। युद्ध से पहले ही उसका संपर्क उससे था और कब्जे के दौरान वे होटल रिट्स की एक आलीशान स्वीट साझा करते थे। ऐसी धारणा है कि शनेल जर्मनों के लिए एक सूचनादाता के रूप में कार्य कर रही थी। युद्ध ने उसके कारोबार को रोका नहीं, बल्कि उसे नए अवसर दिए। शनेल कंपनी, जो अधिकांशतः यहूदी वर्तहाइमर परिवार के स्वामित्व में थी, नाजी विरोधी कानूनों के कारण प्रभावित हुई, जिससे कोको शनेल ने कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वर्तहाइमर परिवार के भाग जाने और अपने नाजी संपर्कों के समर्थन से वह इस ब्रांड पर कब्जा जमाने में सफल रही। फ्रांस की मुक्ति के बाद शनेल ने किसी भी बदले की कार्रवाई से खुद को बचा लिया।
वह अपने प्रेमी के साथ स्विट्जरलैंड चली गई, जहां वह 1954 तक रही। विडंबना यह है कि जब उसने अपना ब्रांड दोबारा स्थापित करने का निर्णय लिया तो वही वर्तहाइमर परिवार आर्थिक सहायता के लिए आगे आया। शासन के अंतर्गत महिलाएं और उसका पतन। 1943 से 1945 के बीच इटली ने तीव्र तनावों और व्यक्तिगत निर्णयों से भरे एक काल को झेला, जिसने फांसीवादियों और विरोधियों दोनों को प्रभावित किया। जैसे जैसे युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, देश एक भारी मानसिक और भावनात्मक बोझ ढो रहा था, जिसने मुक्ति के दौरान फैली क्रूरता को प्रभावित किया। जनता, जो क्रोध से भरी हुई थी, ने उन लोगों को दंडित करने का निश्चय किया जिन्हें वे तानाशाही के अधीन वर्षों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार मानते थे। प्रतिशोध को फांसीवाद को मिटाने और राष्ट्र के लिए एक नए युग की शुरुआत के साधन के रूप में देखा गया। इस परिप्रेक्ष्य में उन महिलाओं के खिलाफ की गई प्रतिशोधी कार्रवाइयां, जिन्हें शासन के साथ सहयोग का संदेह था, एक विशेष रूप लेती गईं। कई ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें उन्हें दंडित किया गया, हालांकि सटीक संख्या बताना कठिन है। संख्या से परे इन घटनाओं को उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रलेखित और अध्ययन किया गया है। महिलाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा युद्ध से प्रभावित कई यूरोपीय क्षेत्रों में बार बार की जाने वाली क्रिया बन गई, जो 1945 के अंत तक फैली रही। जिन महिलाओं को इस अपमान का सामना करना पड़ा, वे हमेशा फांसीवादी शासन की कट्टर समर्थक नहीं थीं। कई बार उन्हें केवल इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनके पारिवारिक या भावनात्मक संबंध फांसीवादी सदस्यों, जर्मन सैनिकों या यहां तक कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों से थे। यह उत्पीड़न उन वर्षों की व्यापक शत्रुता का प्रतिबिंब था। मुसोलिनी के सन 1922 में सत्ता में आने से लेकर जुलाई 1943 में उसके पतन तक समाज के कई वर्गों में फांसीवाद के प्रति आक्रोश बढ़ता गया। पदच्युत होते ही उन लोगों के खिलाफ बदला लिया जाने लगा जिन्हें शासन का हिस्सा माना गया, भले ही उन्होंने वास्तव में उसमें भाग लिया हो या नहीं। 20 वर्षों से अधिक समय तक संचित आक्रोश ने इस प्रतिशोध की भावना को हवा दी। मुसोलिनी को हटाए जाने के बाद इटली एक युद्ध क्षेत्र बन गया। जर्मन, जो कभी सहयोगी थे, अब आक्रमणकारी बन गए। राजा विक्टर मैनुएल तृतीय ने पिएत्रो बडोलियो को नई सरकार का प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन नाजी सेनाओं ने अमेरिकी सेनाओं के आगमन तक देश के अधिकांश हिस्से पर कब्जा बनाए रखा। हालांकि उन्होंने मुक्ति में भूमिका निभाई, कुछ वर्गों ने अमेरिकियों को भी एक और कब्जा करने वाली ताकत के रूप में देखा। फांसीवाद का पतन केवल एक दमनकारी सरकार की समाप्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसे शासन का अंत था जो 20 वर्षों से अधिक समय तक कायम रहा था। जनता का क्रोध ऐसे दंडों के जरिए बाहर निकला जिन्हें अपेक्षाकृत कम हिंसक समझा गया, जैसे कि महिलाओं का सिर मुंडवाना। यह विश्वास था कि इन कृत्यों से और अधिक गंभीर प्रतिशोध से बचा जा सकता है और सामूहिक क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ मामलों में न्यायालयों ने इन कार्रवाइयों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताकर उचित ठहराया। ऐसा ही एक उदाहरण बरगामो में सामने आया, जहां इस प्रथा की शिकार एक महिला ने अपने हमलावर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। हालांकि अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया, यह तर्क देते हुए कि वह दंड बड़ी क्षति को रोकने के लिए दिया गया था। न्यायाधीशों के अनुसार यद्यपि यह अपमानजनक था, लेकिन सिर मुंडवाना ऐसा दंड था जो जीवन या शारीरिक अखंडता जैसे मौलिक अधिकारों पर हमला नहीं करता था। सत्ता से मोहित, वह अभिनेत्री जिसने एक नाजी से प्रेम किया। अपने समय में प्रसिद्ध, अपनी सुंदरता के लिए सराही गई और सीमित अभिनय प्रतिभा के बावजूद लीदा बारोवा ने सिनेमा की दुनिया में ख्याति प्राप्त की। हालांकि उसका भाग्य उसे वैभव से उपेक्षा की ओर ले गया और उसने अपने अंतिम दिन गुमनामी में बिताए। वह अपनी युवावस्था में पर्दे की सबसे चमकदार हस्तियों में से एक थी, लेकिन समय के साथ वह एक गौण अभिनेत्री बनकर रह गई। उसका जन्म लुदमिला बाबकोवा के रूप में हुआ था और वह एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां कला को विशेष महत्व प्राप्त था। उसके पिता नगरपालिका के क्षेत्र में कार्यरत थे, जबकि उसकी मां ओपेरा गायिका थीं। बहन झोरका, जो अधिक बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त थी और जिसके अभिनय कौशल की समीक्षकों ने सराहना की, भी अभिनय के क्षेत्र में गई। हालांकि उसका करियर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण अधूरा रह गया और उसका अंत त्रासद रहा। ऐसा कहा जाता था कि अभिनेत्री में भी इसी प्रकार की मानसिक स्थिति के लक्षण मौजूद थे, यद्यपि हल्के स्तर पर।
प्राग में रंगमंच कला का संक्षिप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बारोवा शीघ्र ही फिल्म उद्योग में ऊपर उठने लगी। उसकी पहली फिल्म गिरे हुए देशभक्त 1932 में प्रदर्शित हुई, जब वह केवल 18 वर्ष की थी। अगले 2 वर्षों में उसने चेकोस्लोवाकिया में लगभग 20 फिल्मों में अभिनय किया और अपने देश की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में एक बन गई। उसकी सफलता जल्द ही सीमाओं को पार कर गई और 1935 में फिल्म बारकारोले ने उसे अपने देश के बाहर भी पहचान दिलाई। उसे हॉलीवुड से भी प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने अपना करियर यूरोप में जारी रखने का निर्णय लिया। 1936 में शक्तिशाली फिल्म निर्माण कंपनी यूएफए ने उसे अनुबंधित किया और वह जर्मनी में बस गई। इस दौरान उसने कई प्रमुख हस्तियों के साथ रोमांटिक संबंध बनाए, जिनमें अभिनेता गुस्ताव फ्रोलिश भी शामिल थे। हालांकि उसकी जिंदगी में निर्णायक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात जोसेफ गोएब्बेल्स से हुई, जो नाजी शासन का प्रभावशाली प्रचार मंत्री और आदोल्फ हिटलर का विश्वासी था। जो एक आकस्मिक भेंट थी, वह जल्द ही एक ऐसे संबंध में बदल गई जिसने इस नाजी नेता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बाद में बारोवा ने यह कहा कि वह उस रिश्ते के राजनीतिक मायनों को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी और उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। फिर भी जर्मन शीर्ष नेतृत्व के साथ निकटता ने उसे व्यक्तिगत और पेशेवर लाभ दिलाए। यहां तक कि सिनेमा प्रेमी हिटलर स्वयं उससे मिलना चाहता था और उसने उसे जर्मन नागरिकता की पेशकश की। उस दौर में उसकी छवि नाजीवाद से गहराई से जुड़ गई, एक तथ्य जो भविष्य में उसे भारी पड़ेगा। उस समय वह इस जुड़ाव के परिणामों को लेकर सजग नहीं थी। गोएब्बेल्स के साथ उसका प्रेम संबंध 1936 में शुरू हुआ और इसके साथ ही तनाव भी बढ़ता गया। समय बीतने के साथ इस रिश्ते के इर्द गिर्द राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि स्वयं हिटलर को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रचार मंत्री के अन्य कई संक्षिप्त प्रेम संबंधों के विपरीत यह संबंध अप्रत्याशित रूप से गहरा होता चला गया। चेक अभिनेत्री का गोएब्बेल्स पर इतना प्रभाव था कि उसने इस्तीफा तक देने की पेशकश कर दी ताकि वह जापान में राजदूत बनकर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि हिटलर अपने शासन में इतने महत्वपूर्ण सहयोगी को खोने के लिए तैयार नहीं था, विशेष रूप से उस संवेदनशील दौर में जब म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे थे, जिसके तहत जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा प्राप्त हुआ। अपनी स्थिति को कमजोर कर सकने वाले किसी भी घोटाले से बचने के लिए उसने बारोवा को देश छोड़ने का आदेश दिया। दूसरी ओर गोएब्बेल्स की पत्नी मगडा ने भी मंत्री के जीवन से अभिनेत्री को अलग करने के निर्णय में एक अहम भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप बारोवा को वापस अपने जन्म स्थान भेज दिया गया। जर्मनी में अपने समय के दौरान उसने जर्मन भाषा में 7 फीचर फिल्मों में भाग लिया, जिनमें विदेशी लहजे का कोई अंश नहीं था। उनमें से कुछ फिल्में शासन की विचारधारा को सूक्ष्म रूप से दर्शाती थीं, जैसे कि पैट्रियोटेन 1937, जिसमें उसका किरदार एक जर्मन जासूस से प्रेम करता है जो एक फ्रांसीसी महिला के घर में छिपा होता है। जब वह चेकोस्लोवाकिया लौटी, उसका देश पहले जैसा नहीं रहा। वह अब नाजी शासन के अधीन एक अधीनस्थ राज्य बन चुका था, जिसे बोहेमिया और मोराविया संरक्षित राज्य कहा गया। हालांकि जर्मनी में उसे फिल्मों में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन प्राग में शुरुआत में उसे अपने करियर को फिर से शुरू करने में कोई रोक नहीं मिली। बारोवा ने उच्चस्तरीय सामाजिक जीवन जारी रखा। इस बार वह चेक राजनीतिक अभिजात वर्ग और उन जर्मन अधिकारियों के बीच रही जो देश को नियंत्रित कर रहे थे। सत्ता के इन चेहरों के साथ उसकी निकटता छिपी नहीं रही। इसका एक स्पष्ट उदाहरण था उसका संबंध कार्ल हर्मन फ्रैंक से, जो संरक्षित राज्य में विभिन्न भूमिकाएं निभाता था और बाद में युद्ध अपराधों के लिए फांसी पर चढ़ाया गया। जर्मन फिल्म उद्योग में बने रहने के लिए बारोवा ने अपने उपनाम से चेक प्रत्यय हटा दिया और केवल बार को अपनाया। हालांकि सहयोगी भूमिका निभाने से उसे थोड़े समय के लिए फिल्मों में बने रहने का अवसर मिला। युद्ध ने फिल्म निर्माण को बुरी तरह प्रभावित किया। फिल्मों में अवसरों की कमी के कारण उसने रंगमंच की ओर रुख किया और बरांडोव के मंचों पर तथा कई बार नेशनल थिएटर में भूमिकाएं निभाईं। हालांकि उसका रंगमंचीय प्रदर्शन हमेशा आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाया और यह उसके कलात्मक उतार चढ़ाव को दर्शाता है। उसके कार्य की सामान्य स्वीकृति सकारात्मक रही, लेकिन उसका अभिनय इतना प्रभावशाली नहीं था कि उसे रंगमंच की दुनिया में असाधारण माना जाए। करेल जिंसी की मंडली में उसने अपनी बहन जोरका की जगह ली, जिसे मंच पर अधिक प्रतिभाशाली माना जाता था। रंगमंच में उसका भविष्य अनिश्चित था और संरक्षित राज्य में अवसरों की कमी
साथ ही चेक फिल्म निर्माण में उसकी भागीदारी पर लगाए गए प्रतिबंध ने उसे 1943 में मुसोलिनी के इटली में नई राह खोजने के लिए प्रेरित किया। इटली में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान उसने 1942 से 1944 के बीच 6 फीचर फिल्मों में काम कर देश की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी। उसकी भाषाओं पर पकड़ एक बार फिर स्पष्ट हुई। सिडनी नामक एक विश्लेषक के अनुसार उस समय की उसकी फिल्म ला फोर्नारीना में हालांकि उसका अभिनय प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उसकी बिना लहजे की इतालवी भाषा की पकड़ सराहना के योग्य थी। हालांकि जब मित्र सेनाएं इटली में आगे बढ़ने लगीं, तब फिल्म उद्योग ठप पड़ गया और अभिनेत्री को प्राग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी आत्मकथा फुहारें उसके जीवन के सतत प्रवासों की ओर संकेत करती है। प्राग लौटने के कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ और चेकोस्लोवाकिया में शासन परिवर्तन ने उसकी स्थिरता को खतरे में डाल दिया। संभावित परिणामों का अनुमान लगाते हुए वह अभिनेता हांस आल्बर्स के साथ जर्मनी भाग गई। वे अपनी सारी संपत्ति एक कार में लादकर बवेरिया की ओर रवाना हुए, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा रोक दिए गए। प्रतिकार से बचने के लिए उसने मानसिक विकार का बहाना किया और म्यूनिख के एक मनोरोग संस्थान में भर्ती हो गई। सितंबर 1945 में उसे प्राग से बुलाया गया और वहां पहुंचने पर उसे मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में डाल दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से उस पर नाजी उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों के लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया, बल्कि रंगमंच निर्देशक बॉयल पेरलिक द्वारा लगाए गए जासूसी के आरोप के कारण मुकदमा चला। यह वही निर्देशक था जिसे संरक्षित राज्य के दौरान धोखाधड़ी के मामले में कैद किया गया था और जिसे आंशिक रूप से बारोवा की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बदला लेना चाहता था। आखिरकार दिसंबर 1946 में अभिनेत्री को निर्दोष घोषित किया गया और रिहा कर दिया गया। हालांकि नाजी कब्जे के दौरान जर्मन फिल्म उद्योग में उसकी भागीदारी के कारण उसे चेकोस्लोवाकिया में अभिनय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और प्राग में उसका निवास समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वह अधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं कर सकी। रिहाई के बाद उसने यांको पेकी से विवाह किया, जो रंगमंच जगत से जुड़ा एक व्यापारी था और कम्युनिस्ट गृहमंत्री का भतीजा भी था। उसके साथ संबंध ने शायद उसके अतीत के सहयोगवादी पक्ष के प्रभाव को कम कर दिया, जिससे उसके जीवन पर उस समय कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। 2 वर्षों तक वह अपने पति के साथ कठपुतली थिएटर की दुनिया में काम करती रही, जब तक कि 1948 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद दोनों ने ऑस्ट्रिया पलायन नहीं कर लिया। निर्वासन ने उसे अर्जेंटीना, स्पेन और इटली की ओर ले गया, जहां उसने अपने करियर को फिर से गति दी। उसने 5 इतालवी फिल्मों में खुद को स्थापित किया, स्पेनिश सिनेमा में भी कदम रखा और अपने भाषाई कौशल का विस्तार किया। रंगमंच में उसने ऑस्ट्रिया में अभिनय किया और कई बार जर्मनी के मंचों पर भी प्रस्तुति दी। 50 के दशक से उसका करियर एक नए जीवन की ओर बढ़ा। 1956 और 57 के बीच उसने 7 स्पेनिश भाषी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। 1956 में उसका यांको पेकी से विवाह समाप्त हुआ और 1970 में उसने दूसरी शादी की, इस बार कुर्ट लुंडवाल नामक एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से, जिसकी मृत्यु 3 वर्ष बाद हो गई। 60 के दशक में उसकी फिल्मी उपस्थिति धीरे धीरे कम होती गई और लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई, सिवाय एक संक्षिप्त भूमिका के जो उसने पेट्रा फॉन कांट के कड़वे आंसू नामक फिल्म में निभाई, जिसे राइनर वर्नर फासबिंदर ने निर्देशित किया था। 1999 में वह डॉक्यूमेंट्री हिटलर की महिलाओं में शामिल हुई, जो कि उसके फिल्मी जीवन की अंतिम उपस्थिति रही। लीदा बारोवा का निधन 2000 में साल्जबुर्ग में हुआ, जब वह 85 वर्ष की थीं। एक रोचक प्रसंग उसके जोसेफ गोएबेल्स के जीवन पर प्रभाव को दर्शाता है। युद्ध के अंत की ओर प्रचार मंत्री ने अपने निजी अभिलेखों को नष्ट करने का निर्णय लिया। उसका सहायक फॉन हॉर्नो बताता है कि जब वह तस्वीरों के एक संग्रह की समीक्षा कर रहा था, तो एक तस्वीर पर उसका ध्यान अटक गया और उसने कहा, यह है एक सच्ची सुंदर महिला। जब सहायक ने तस्वीर को देखा तो उसने अभिनेत्री का चेहरा पहचान लिया। गोएबेल्स कुछ क्षणों तक उस तस्वीर को निहारता रहा, फिर उसने उसे टुकड़ों में फाड़ा और आग में फेंकते हुए कहा, यह भी सब कुछ के साथ जल जाए। युद्ध से आहत जर्मन सैनिकों के बच्चे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में कई महिलाओं ने वेहरमाख्ट के सैनिकों के साथ संबंध बनाए, जिससे हजारों बच्चों का जन्म हुआ।
इन्हें युद्ध के बच्चे कहा गया क्योंकि उनका अस्तित्व सीधे रूप से उस संघर्ष का परिणाम था। अधिकांश मामलों में ये संबंध जबरदस्ती नहीं थे, बल्कि युगलों के बीच वास्तविक भावनाओं पर आधारित थे। पहले विश्व युद्ध की तुलना में जब जर्मनों ने नागरिकों में भय फैलाया था, दूसरी बार के कब्जे में उनके सैनिकों को स्थानीय आबादी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार का आदेश मिला था। महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और आक्रमण को कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों को कब्जे वाले क्षेत्रों की महिलाओं से विवाह करने की अनुमति नहीं थी, जिससे अधिकांश संबंध गुप्त रूप से जारी रहे। विवाह को औपचारिक रूप देने में असमर्थ ये महिलाएं अकेली रह जाती थीं और कई बार समाज द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती थीं। कुछ ने अपने बच्चों को संस्थानों में छोड़ने या गोद देने का निर्णय लिया, इस आशा में कि वे अस्वीकृति से बच सकें और सामान्य जीवन पुनः प्राप्त कर सकें। अन्य महिलाओं ने सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्हें अकेले ही पालने का विकल्प चुना। कई माताओं ने अपने बच्चों की उत्पत्ति को छिपाना ही बेहतर समझा। बच्चों के सवाल, जो अक्सर जिज्ञासा या दूसरों की टिप्पणियों से प्रेरित होते थे, दर्दनाक इतिहास की याद दिलाते थे। अपने वंश की सच्चाई से वे आमतौर पर वयस्क होने पर ही परिचित होते थे। कुछ तो अपने पिता को खोजने में सफल रहे, पर कई को अपनी मां या पिता दोनों को कभी जानने का अवसर नहीं मिला। नीदरलैंड्स में की गई अनुसंधानों से पता चला है कि 1940 से 1945 के बीच लगभग 1,40,000 महिलाओं ने जर्मनों से मेलजोल रखा। उन संबंधों से 13,000 से 15,000 के बीच बच्चों ने जन्म लिया, जो एक शत्रुतापूर्ण माहौल में बड़े हुए। वे न केवल अस्वीकृति और उत्पीड़न का शिकार बने, बल्कि नौकरियों और अवसरों तक पहुंचने में उन्हें प्रशासनिक अड़चनों का भी सामना करना पड़ा। उनकी माताओं को, जिन्हें अपमानजनक रूप से मोफेनमाइडेन जर्मनों की लड़कियां कहा जाता था, युद्ध के बाद भी चैन नहीं मिला। कुछ को मुकदमे में घसीटा गया और जेल या नजरबंदी की सजा दी गई। कुछ को गद्दार मानते हुए श्रम शिविरों में भेज दिया गया। कुछ महिलाएं विदेश भाग गईं और अपने बच्चों को भी साथ ले गईं। मीका डीडरिख का मामला इस सच्चाई का एक प्रतिबिंब है। वह एक डच मां और एक जर्मन पिता की संतान थी और युद्ध के दौरान जर्मनी में जन्मी। उसके पिता, जो गंभीर रूप से घायल थे और दृष्टि खो चुके थे, परिवार के साथ पितृपक्ष के दादा दादी के घर में रहते थे। 1947 में उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी मां उसे लेकर नीदरलैंड्स लौटने को विवश हो गई। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी। युद्ध से तबाह जर्मनी को पार करने में उन्हें 3 दिन लगे और सीमा पर पहुंचने पर उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उनके जर्मन मूल के कारण अस्वीकृति। मां और बेटी तमाम कठिनाइयों के बावजूद कानूनी रूप से सीमा पार करने में सफल रहीं और आम्स्टर्डम में बस गईं। इस नए शहर में मोनिका की मां ने एक डच नागरिक से पुनः विवाह किया और अपने पुराने अतीत को पीछे छोड़ दिया। कई वर्षों तक मोनिका अपने अवकाश पितृपक्ष के दादा दादी और चाची के साथ बिताती रही, लेकिन जब अतीत की यादें बोझिल हो गईं तो उसने उनसे दूरी बना ली। अपनी जर्मन जड़ों को छिपाने के प्रयासों के बावजूद उसे स्कूल में उत्पीड़न सहना पड़ा और बार बार अपने पिता की पहचान को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। इस सामाजिक दबाव के चलते मोनिका ने चुप्पी को ही अपनी भावनात्मक स्थिरता की रक्षा का माध्यम बनाया। वर्ष 2006 में मोनिका ने अपनी कहानी को साझा करने का निर्णय लिया। उसने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था, जिसे मुंडाया जा रहा हो उसे शांत रहना चाहिए, जिसमें उसने उन महिलाओं की वास्तविकता पर शोध किया जिन्होंने युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाए और उन रिश्तों से जन्मे बच्चों की परिस्थितियां भी उजागर की। 6 वर्ष बाद 2012 में उसने अपनी आत्मकथा एक जर्मन लड़की की यादें प्रकाशित की, जिसमें उसने नीदरलैंड्स में अपने बचपन के दौरान झेले गए अस्वीकृति और भेदभाव का विवरण दिया। उसकी गवाही अकेली नहीं थी, वह उन अन्य बच्चों की आवाज के साथ आई जिन्हें दुश्मन की संतानें माना गया। इन भावनात्मक और तीव्र अनुभवों से भरी कहानियों ने उस कालखंड पर एक नई दृष्टि प्रस्तुत की। निर्दयी और हिंसक जर्मन की पारंपरिक छवि के विपरीत अब एक अधिक मानवीय, स्नेही और आकर्षक शत्रु का चित्र उभरता है। इन पृष्ठों के माध्यम से ऐसे बच्चों की कहानियां सामने आती हैं जो अपने मूल के कारण कलंकित हुए, साथ ही ऐसे निषिद्ध प्रेमों के वृत्तांत जो परिवारों द्वारा नकार दिए गए और समाज ने भुला दिए। इस प्रकार पुस्तक एक मूलभूत प्रश्न उठाती है, क्या उन लोगों की संतानों को
जिन्हें दुश्मन कहा गया, युद्ध की सजा भुगतनी चाहिए थी। इस विषय में गेरलिंडा शिलेन का अनुभव भी उल्लेखनीय है। वह एक फ्लेमिश मां और जर्मन सैनिक की संतान थी और एक फ्रैंकोफोन परिवेश में पली बढ़ी। साल 2007 में जब उसकी मां वृद्ध हो चुकी थी, उसने अपने पिता का नाम कार्ल बताया और तभी उसकी उत्तरों की खोज और भी प्रबल हो गई। अपनी पुस्तक कोयल का बच्चा, शत्रु द्वारा जन्मा 1940-1945 में लेखिका ने अपनी मां के माता पिता के भय को रेखांकित किया जब उन्हें पता चला कि उनकी नातिन एक जर्मन की संतान है। लोवेन के निवासी रहे वे दादा दादी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा अपने शहर को तबाह होते देख चुके थे। उन्हें भली भांति झांक था कि दुश्मन सैनिकों से जन्मी महिलाओं के बच्चों के साथ समाज कैसा व्यवहार करता है, और इसी कारण उन्हें अपनी बेटी और नातिन के भविष्य को लेकर गहरा डर था। यह पुस्तक बेल्जियम के उन 70 बच्चों की गवाही को एकत्रित करती है जिन्होंने युद्ध का अनुभव किया और पहली बार यह साहस किया कि वे बताएं कैसे जीवन भर उन्हें बहिष्करण का सामना करना पड़ा। इनमें से कई बच्चों ने अपने जैविक पिता को एक नायक के रूप में कल्पना की, यह सोचकर कि एक दिन वह उन्हें इस कठोर यथार्थ से निकाल लेगा। हालांकि अधिकतर मामलों में वह आशा धीरे धीरे मिट गई। पुस्तक के केंद्र में जो प्रश्न है वह स्पष्ट है, क्या बेल्जियम की महिलाएं वास्तव में जर्मनों को आक्रमणकारी और शत्रु मानती थीं? गेरलिंडा शिलेन द्वारा की गई साक्षात्कारों से जो उत्तर उभरते हैं वे कुछ और ही संकेत देते हैं। कई मामलों में महिलाएं उन्हें अत्याचारी नहीं बल्कि आकर्षक, सुसंस्कृत और करीने से वर्दी में सजे युवकों के रूप में वर्णित करती हैं, जो स्थानीय पुरुषों की कठोरता और अल्प उदारता के विपरीत प्रतीत होते थे। इसी विषय के अंतर्गत एबीबीए की एक गायिका और नॉर्वे में हुए एक विवादास्पद प्रयोग का मामला इस इतिहास का एक और पहलू उजागर करता है। 15 नवंबर 1945 को अन्नी फ्रीद लिंगस्टैड का जन्म हुआ, 6 महीने बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। उसी समय तीसरे राइख की सेनाएं नॉर्वे से पीछे हट रही थीं, जहां उन्होंने 5 वर्षों तक कब्जा बनाए रखा था। उसकी मां, एक अविवाहित युवती सिन्नी, ने उसे अकेले पाला, जबकि उसे अपने गांव ब्योर्कोसेन की समुदाय से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों के लिए वह और अन्य ऐसी महिलाएं जिन्होंने जर्मन सैनिकों से संबंध बनाए थे, गद्दार थीं। हालांकि उसका एकमात्र अपराध यह था कि उसने 16 वर्ष की उम्र में वेहरमाख्ट के सैनिक अल्फ्रेड हासे से प्रेम कर लिया था। इसी रिश्ते से अन्नी फ्रीद का जन्म हुआ, जो उस नाजी परियोजना लेबेंसबोर्न का हिस्सा थी जिसे हेनरिक हिमलर द्वारा आर्य नस्ल के बच्चों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सैनिकों को नस्लीय रूप से उपयुक्त मानी गई महिलाओं से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया गया। यह केवल जर्मनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कब्जा किए गए क्षेत्रों में भी लागू किया गया। नॉर्वे में सिनी, जो अलग थलग और निर्धन थी, ने अपनी बेटी को अन्नी फ्रीद लिंगस्टैड नाम दिया। दशकों बाद वही बच्ची फ्रीदा के नाम से प्रसिद्ध हुई, एबिबा समूह की एक प्रतिष्ठित आवाज बनकर। फ्रीदा का भूला हुआ अतीत, निर्वासन और प्रसिद्धि के बीच का जीवन। अन्नी फ्रीद लिंगस्टैड की मां ने वर्षों तक अपनी समुदाय में पीड़ा और अस्वीकृति झेली। कहा जाता था कि उसका गर्भ केवल भोजन के बदले हुए लेन देन का परिणाम था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह जर्मन सैनिक अल्फ्रेड हासे से गहराई से प्रेम करती थी, एक युवा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्वे में तैनात था। हालांकि जब युद्ध समाप्त हुआ, वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया और वह फिर कभी उससे संपर्क नहीं कर सकी। नाजीवाद की हार के बाद जर्मन सैनिकों की संतानों के प्रति शत्रुता चरम पर पहुंच गई। नॉर्वेजियन सरकार द्वारा नियुक्त मनोवैज्ञानिकों ने इन बच्चों और उनकी अविवाहित माताओं की स्थिति का मूल्यांकन किया और एक भयावह रिपोर्ट प्रस्तुत की। दुश्मन से संबंध रखने वाली महिलाओं को कम बुद्धि वाली, सामाजिक रूप से असामंजस्यपूर्ण और कभी कभी मानसिक रूप से मंद कहा गया। अन्नी फ्रीद उन लगभग 12,000 बच्चों में से एक थी जो नॉर्वे में लेबेंसबोर्न नामक नाजी परियोजना के तहत जन्मे थे, जिसका उद्देश्य तथाकथित आर्य नस्ल के प्रसार को बढ़ावा देना था। हालांकि तीसरे राइख के पतन के साथ यह योजना बंद हो गई। इसके परिणाम स्वरूप हजारों बच्चों को मानसिक अस्पतालों में बंद कर दिया गया और कई परिवारों को देश से निष्कासित कर दिया गया, यह आरोप लगाते हुए कि वे राष्ट्र के भविष्य के लिए एक खतरा हैं। 2 वर्षों तक अपमान और बहिष्कार सहने के बाद सिन्नी लिंगस्टैड ने अपनी बेटी के साथ भागने का निर्णय लिया। अपनी मां आर्टी के साथ मिलकर वे स्वीडन चली गईं
जहां अतीत की छाया से दूर एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद थी। दुख की बात यह रही कि फ्रीडा की मां वहां पहुंचने के कुछ महीनों बाद ही चल बसी। यद्यपि मृत्यु का कारण गुर्दे की विफलता बताया गया, लेकिन जानने वालों का मानना था कि अकेलापन और निराशा ने भी उसके स्वास्थ्य को गिरा दिया। फ्रीडा की परवरिश उसकी दादी आर्टी ने की, एक समर्पित महिला जिसने उसमें संगीत के प्रति प्रेम जगाया। सीमित आय के बावजूद जो सिलाई का काम करके आती थी, उसने किश्तों में एक पियानो खरीदा ताकि उसकी नातिन अपना कौशल विकसित कर सके। उसका यह समर्पण जल्दी ही रंग लाया। 16 वर्ष की उम्र में फ्रीडा मंच पर आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देती थी। उसकी आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी और अवसरों के द्वार खुलने लगे। अपने करिश्मे और गायन प्रतिभा के बल पर वह स्वीडिश संगीत उद्योग की नजरों में आई और टेलीविजन प्रतियोगिताओं में प्रसिद्धि पाने लगी। बचपन से ही फ्रीडा को विश्वास था कि उसके पिता एक समुद्री दुर्घटना में मारे गए थे। उसे लेबेंसबोर्न परियोजना के अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं था। हालांकि जब वह एबीए की सफलता के चरम पर थी और बेनी एंडरसन के साथ अपने प्रेम में थी, तब एक जर्मन प्रशंसक ने उसे चौंकाने वाला रहस्य बताया। उसका पिता जीवित था। अल्फ्रेड हासे, जो अब जर्मनी में एक नया परिवार और एक पेस्ट्री व्यवसाय चला रहा था, फ्रीडा से मिलने को तैयार हुआ। इस मुलाकात की व्यवस्था बेनी ने की थी। हालांकि जिस पुनर्मिलन की उसने कल्पना की थी वह वैसा नहीं निकला। पिता पुत्री का संबंध कभी गहराया नहीं। यह खबर उसके लिए भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली थी, लेकिन समय ने साबित किया कि यह मिलन एक औपचारिकता भर था। इस भावनात्मक संकट के बीच फ्रीडा और बेनी के संबंधों में भी दरार आने लगी। हालांकि उसके 2 बच्चों ने उसे सहारा दिया, लेकिन गहरी उदासी ने उसे अवसाद में धकेल दिया। वह अपने पिता से बाद में कभी कभी मिली, लेकिन एक भावनात्मक संबंध कभी नहीं बन सका। एक साक्षात्कार में उसने स्वीकार किया, मैं उससे वैसे प्रेम नहीं कर सकती जैसे वह मेरे बचपन में मौजूद रहा होता। अल्फ्रेड हासे का निधन 23 फरवरी 2009 को हुआ, बिना यह रिश्ता वास्तव में बना हो। फ्रीडा ने अपने बचपन की पीड़ा को पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने अतीत के विषय में चुप्पी ओढ़ ली। 1981 में बेनी से तलाक के बाद उसने जर्मन शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हेनरिक रुज्जो रॉयस फॉन प्लावेन से विवाह किया। इस विवाह के साथ वह राजघराने में शामिल हो गई और उसे यह उपाधि प्राप्त हुई। उसकी उच्चता राजकुमारी अन्नी फ्रीद रॉयस प्लावेन की काउंटेस। शत्रु की माताएं, संरक्षण और अस्वीकृति के बीच। नाजी अधिकारियों ने अपने सैनिकों पर कठोर नियंत्रण रखा, यहां तक कि उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी। इस निगरानी का एक हिस्सा यह था कि उन्हें यौन संबंधों को नियंत्रित करने के लिए गर्भनिरोधक साधन वितरित किए जाते थे और कब्जे वाले क्षेत्रों में वेश्यालय स्थापित किए गए ताकि सैनिकों की यौन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके और यौन संचारित रोगों के प्रसार से बचाव किया जा सके। इन उपायों के बावजूद मोर्चे पर तैनात कई युवा सैनिकों ने स्थानीय महिलाओं के साथ भावनात्मक संबंध बनाए। कभी कभी यह प्रतिबंधित अनुशासन के प्रति विद्रोह के रूप में था, तो कभी युद्ध के बीच किसी प्रकार की सांत्वना की खोज में। युद्ध का भावनात्मक प्रभाव इतना गहरा था कि ये रिश्ते केवल सतही नहीं रहे, बल्कि वे उस अराजकता और विनाश के बीच भावनात्मक आश्रय बनने का प्रयास थे। हालांकि इन संबंधों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति हर देश में अलग अलग थी। उदाहरण के लिए नॉर्वे में यह धारणा व्यापक हो गई थी कि जर्मन पिताओं से जन्मे बच्चों में मानसिक समस्याएं होती हैं। मनोचिकित्सक ओरुल ओडेगार्ड, जिन्होंने उन महिलाओं का अध्ययन किया जिन्होंने जर्मन सैनिकों से संबंध बनाए थे, ने अनुमान लगाया कि इन परिस्थितियों में जन्मे बच्चों में से लगभग 50 से 60% को संज्ञानात्मक विकास संबंधी कोई न कोई समस्या थी। हालांकि यह निष्कर्ष गहराई से भेदभाव और आक्रोश से प्रभावित था, जो कि आक्रमणकारियों के वंशजों के विरुद्ध था। इनमें से कई बच्चों को मानसिक संस्थानों में भेज दिया गया और उन्हें समाज में सम्मिलित होने में अक्षम माना गया। बिना किसी समर्थन और समझ के वे ऐसे बंद केंद्रों में छोड़ दिए गए जहां उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पड़ा। एम्स्टर्डम में ऐसे अस्पताल थे जहां वे महिलाएं जो जर्मन सैनिकों से संबंध में थीं, बच्चे को जन्म दे सकती थीं, बशर्ते वे नाजी महिला संघ की सदस्य बने। नाजियों के लिए बेल्जियम और डच महिलाओं से जन्मे बच्चे आर्य नस्ल के योग्य माने जाते थे, जिससे उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने या गोद दिए जाने की अनुमति मिल जाती थी। इसके विपरीत
पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में चयन का मापदंड नाजी अधिकारियों द्वारा तय किया गया था। यदि बच्चा शारीरिक मानकों पर खरा नहीं उतरता था तो उसे उसकी मां से अलग कर दिया जाता था और उसे गोद दे दिया जाता था। इन महिलाओं के प्रति भेदभाव बच्चे के जन्म के साथ समाप्त नहीं हुआ। नीदरलैंड्स के अस्पतालों में उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कुछ प्रसूति वार्डों में ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जो डॉक्टरों और नर्सों को चेतावनी देते थे कि जर्मन सैनिकों से संबंध रखने वाली महिलाओं की देखभाल के बाद उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए। इन पुरुषों और उनकी डच महिला साथिनों के बीच विवाह के मामलों की संख्या बेहद कम रही। ज्यादातर मामलों में महिलाएं अपने बच्चों को अकेले पालती रहीं। सामाजिक अस्वीकृति, आर्थिक तंगी और उनके बच्चों के पीछे लगे कलंक के बावजूद उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए संघर्ष करती रहीं। आम्स्टर्डम में स्थित संस्था सेंट हुबर्टुस ने कई अविवाहित माताओं और उनके बच्चों को शरण दी। हालांकि युद्ध के बाद इस संस्था ने उन बच्चों को स्वीकार करने के लिए कठोर शर्तें लागू की जो जर्मन पिताओं से जन्मे थे। उन्हें अपने मूल को छिपाना होता था और अपना उपनाम बदलकर एक डच संस्करण अपनाना पड़ता था ताकि अतीत से कोई संबंध न रह जाए। मोनिका डीड्रिख ने कई ऐसे मामलों को प्रलेखित किया जिनमें बच्चों के नाम बदले गए या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। कई बार जब कोई पिता अपने बच्चे को कानूनी रूप से पहचानना चाहता था तब भी उसे अपने उपनाम से उसे पंजीकृत करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन दुश्मन की संतानों को एक असहज उपस्थिति माना जाता था, ऐसी जीवित स्मृति जिसे समाज मिटा देना चाहता था। क्योंकि वे वैध विवाह के बाहर जन्मे थे, उन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया जो अन्य बच्चों को सहज रूप से मिलते थे। यहां तक कि अपने ही परिवारों में भी उन्हें बाकी बच्चों की तरह व्यवहार नहीं मिला। वे एक ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में पले बढ़े जहां उन्हें शर्म और अपनी ही माताओं द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अक्सर वे उपहास का शिकार बने, सार्वजनिक अपमान सहा और सामाजिक भेदभाव झेला। एक पत्रकार ने डीपीआर नामक व्यक्ति की गवाही दर्ज की, जिसने बताया कि उसका बचपन एक ऐसी दोष भावना से बोझिल था जो कभी उसकी थी ही नहीं। उसकी नानी, उसकी मां की मां, उसे केवल इसलिए तिरस्कार करती थी क्योंकि वह एक नाजी सैनिक की संतान था। वह बार बार उस पर क्रूर दंड लागू करती थी जो आसपास के लोगों के लिए एक तमाशा बन गया था। वे उस पर हंसते थे और लगातार उसका मजाक उड़ाते थे। जर्मनी में 1969 तक विवाह के बाहर जन्मे बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उन्हें अपने जैविक पिता की वैध संतानों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। 1970 में कानून लागू होने के बाद उन बच्चों को जो 1949 के बाद जन्मे थे यह अधिकार मिल गया। हालांकि वे जो उस तारीख से पहले वयस्कता की सीमा पार कर चुके थे इस अधिकार से वंचित रह गए। विरासत के दावों के डर से कई जर्मन परिवारों ने इन युद्ध के बच्चों से किसी भी प्रकार का संपर्क स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जबकि परिवार के सदस्य संपत्ति के नुकसान के भय से रिश्ते से भागते रहे। ये बच्चे केवल मान्यता चाहते थे और उस पहचान की वापसी जिसे उनसे छीन लिया गया था। दुश्मन का खून, खोए हुए बच्चे अपने अतीत की खोज में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दशकों बाद कई जर्मन सैनिकों और फ्रांसीसी महिलाओं के संतानें अपनी जड़ों की खोज में निकल पड़ी। वर्षों तक उन्होंने अपनी पहचान को छिपा कर रखा, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी कहानियां साझा करने और उन पिता को खोजने का निर्णय लिया जिन्हें वे कभी जान नहीं सके। ऐसा ही एक उदाहरण है डेलोर हॉफमैन, जिसने 2005 में ले फिगारो में जीन पॉल पिकापर की पुस्तक शापित बच्चे के प्रकाशन के बाद फ्रांस में सीमाओं के बिना दिल नामक संघ की स्थापना को प्रेरित किया। यह संस्था, जिसमें लगभग 200 सदस्य हैं, उन लोगों को एकजुट करती है जो फ्रांसीसी माताओं और जर्मन सैनिकों से जन्मे हैं। यह संगठन अपने सदस्यों को उनके अतीत को पुनः खोजने और बुंडेस्टाग या नेशनल असेंबली के माध्यम से दोहरी नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। इन अनुसंधानों में एक मुख्य केंद्र बर्लिन की एक जर्मन कार्यालय है जो 1939 से सैन्य अभिलेखों को संरक्षित करता है। यह केंद्र हर वर्ष लगभग 500 आवेदन प्राप्त करता है, ऐसे लोगों से जो अपनी जर्मन जड़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सीमाओं के बिना दिल की सचिव शांताल ले क्रेक स्वयं एक जर्मन सैनिक की संतान है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अपनी पहचान न जान पाना उन्हें अधूरा महसूस कराता था। मैंने अपनी कहानी कहने का साहस किया, लेकिन तब तक जीवन का एक बड़ा हिस्सा
उत्तरों के बिना बीत चुका था। अब जबकि हमारे लिए देर हो चुकी है, हम दूसरों को वही दोहराने से रोक सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज जो इस स्थिति से जूझ रहे हैं वे वही अकेलापन महसूस न करें। युद्ध के बाद यूरोप ने प्रयास किया कि कब्जे के दौरान जर्मन सैनिकों और स्थानीय महिलाओं के बीच बने प्रेम संबंधों को सामूहिक स्मृति से मिटा दिया जाए। आधिकारिक आख्यान इस विचार को बढ़ावा देता था कि महिलाओं को पारिवारिक भूमिका में लौटना चाहिए और मातृत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुश्मन से सहयोग के आरोपों में अधिकांश समय मुख्य आधार भावनात्मक या यौन संबंध होते थे, जो सीधे तौर पर युद्धकालीन संदर्भ से जुड़े होते थे। जब मित्र देशों की सेनाओं ने कब्जा किए गए क्षेत्रों को मुक्त किया तो कई महिलाओं को जर्मन सैनिकों के साथ निकटता रखने के कारण दंडित किया गया। उन्हें केवल राष्ट्र के साथ विश्वासघात का दोषी नहीं माना गया, बल्कि यह उनके नैतिकता और पारंपरिक निष्ठा के मॉडल के प्रति अपमान के रूप में भी देखा गया। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उनके सिर मुंडवाए गए, उन्हें नग्न किया गया, पीटा गया और भीड़ के सामने मजाक और हिंसा का शिकार बनाया गया, मानो यह सब एक तमाशा हो। इतिहासकारों ने उन कारणों पर अध्ययन किया है जिनके चलते इन महिलाओं ने युद्ध के दौरान दुश्मनों से संबंध बनाए। हालांकि कई व्याख्याएं दी गई हैं, सबसे सरल और मानवीय कारण प्रेम को अक्सर अनदेखा कर दिया गया। कुछ स्थानीय महिलाओं ने जर्मन सैनिकों के साथ ऐसे संबंध बनाए जो कभी गहरे और जोखिम भरे थे तो कभी क्षणिक और सतही। कुछ मामलों में वे भोली थीं या आवेग में थीं, जबकि कुछ में यह संबंध खतरनाक या नाटकीय भी हो सकते थे। फिर भी इतिहास ने इन रिश्तों को और उनसे जन्मे बच्चों को भुला दिया। उन बच्चों के लिए जिनका जन्म इन परिस्थितियों में हुआ, बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा रहा और भावनात्मक रूप से गहरे घाव छोड़ गया। कुछ को अनाथालयों में छोड़ दिया गया तो कुछ ऐसे परिवारों में पले जहां उन्हें शर्म और सामाजिक अस्वीकृति का प्रतीक माना गया। माताएं जिन्होंने उन्हें अकेले पाला, उन्हें अपमान और घृणा का सामना करना पड़ा, केवल इसलिए कि वे शत्रु से संबंध रख चुकी थीं। हालांकि युद्ध के बाद हुए इन घटनाओं को सामूहिक स्मृति से मिटाने की भरपूर कोशिश हुई। युद्ध की संतान कहे जाने वाले लोगों की गवाही अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। आज उनमें से कई अपनी पहचान को पुनः गढ़ने और उस कलंक से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने कभी कमाया ही नहीं था। यह अध्याय जो पूरे यूरोप में फैला हुआ है, उस जटिलता को दर्शाता है जो इन महिलाओं और उनके बच्चों की परिस्थितियों के चारों ओर हमेशा मौजूद रही। द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति ने केवल युद्ध भूमियों पर घाव नहीं छोड़े, बल्कि उन हजारों महिलाओं के जीवन में भी गहरी दरारें डाल दी जिन्हें जर्मन सैनिकों से संबंध रखने के लिए निंदा और दंडित किया गया। मुक्ति के बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आवश्यकता के साथ एक प्रतिशोध की लहर भी आई, जिसमें सामूहिक क्रोध उन लोगों पर उतर पड़ा जिन्हें क्षैतिज सहयोग का दोषी माना गया। सिर मुंडवाकर सार्वजनिक अपमान और हिंसा के माध्यम से समाज ने उन स्त्रियों के अस्तित्व से उस राष्ट्रीय अपमान को मिटाने की कोशिश की जिसे वह सहन नहीं कर सका। वे महिलाएं जो कई बार केवल युद्ध के बीच स्नेह या सुरक्षा की तलाश में थीं, एक ऐसे समाज का निशाना बनी जो हर कीमत पर दंड चाहता था। चाहे उनके संबंध प्रेम के कारण बने हों, आवश्यकता से उपजे हों या जबरदस्ती के परिणाम हों, नतीजा एक ही रहा, अस्वीकृति और बहिष्करण। कुछ ने गुमनामी में अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी की, जबकि अन्य जीवन भर शर्म और उत्पीड़न के कलंक के साथ जीती रहीं। इन संबंधों से जन्मे बच्चों का भाग्य भी कुछ भिन्न नहीं था। नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे देशों में इन बच्चों को युद्धोत्तर इतिहास पर एक धब्बा माना गया। कई को मानसिक संस्थानों में रखा गया, कुछ को उनकी पहचान से वंचित कर दिया गया और उन्हें समाज में घुलने के लिए अपने मूल को छिपाने पर मजबूर किया गया। यह धारणा कि जर्मन खून उन्हें अलग बनाता है, भेदभाव, दुर्व्यवहार और मूलभूत अधिकारों की अस्वीकृति का कारण बनी। अन्नी फ्रीद लिंगस्टैड की कहानी, जिसने अपने अतीत को छिपाकर संगीत में अपना स्थान बनाया, या गेरलिंडा शिलेन की, जिसने अपनी पहचान और जड़ों को फिर से पाने के लिए संघर्ष किया, इनमें वह दर्द झलकता है जो इन युद्ध की संतानों पर थोप दिया गया। वहीं लीदा बारोवा जैसी हस्तियों का जीवन यह दिखाता है कि नाजी शासन से जुड़ाव, चाहे व्यक्तिगत कारणों से ही क्यों न हो, जीवन भर की सजा में बदल सकता है। वर्षों बीत जाने के बाद इन बच्चों में से कुछ ने अपने अतीत की कड़ियों को जोड़ने और उन पिताओं को खोजने की कोशिश की जिन्हें वे कभी नहीं जान पाए।
सीमाओं के बिना दिल जैसी संस्थाओं और सैन्य अभिलेखों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कई जर्मन सैनिकों की संतानों को अपनी जड़ें जानने का अवसर मिला। फिर भी सामूहिक स्मृति में अब भी उस न्याय का बोझ बाकी है जो कई बार प्रतिशोध में बदल गया। इन महिलाओं और उनके बच्चों का भाग्य एक असहज सच्चाई को उजागर करता है। युद्ध के बाद के दौर में नैतिकता न्याय का साधन नहीं, बल्कि दंड का हथियार बन गई थी।